साथियों नमस्कार, मैं हूं एस.सी. मित्तल। आप देख रहे हैं लीगल कॉज। साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 दिया हुआ है और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस आर्टिकल के तहत भारत का हर नागरिक अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जब कोई व्यक्ति इसको एक्सीड कर जाता है, अपनी बात को कहने का जो अधिकार है जब उसके परे चला जाता है और कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे किसी व्यक्ति की रेपुटेशन डाउन होती है, तो ये मानहानि के दायरे में आता है, मानहानि की परिभाषा में आ जाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मानहानि क्या होती है, मानहानि कितने तरह की होती है और मानहानि किन कोर्ट्स में दायर की जा सकती है और कोर्ट को मानहानि का केस डिसाइड करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड डेफिनेशन बताता है मानहानि के बारे में, डिफेमेशन के बारे में, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जो ओरल हो सकता है यानी स्पीच हो सकती है या राइटिंग में हो सकता है, परमानेंट फॉर्म में हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट देता है वो ये जानता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को डाउन करने के लिए वो स्टेटमेंट देता है। और ऐसे स्टेटमेंट के द्वारा जब उसका पब्लिकेशन हो जाता है तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो राइट थिंकिंग पीपुल हैं, उनकी नज़रों में उस व्यक्ति की रेपुटेशन डाउन होती है। जब इस तरह का स्टेटमेंट होता है तो वो मानहानि की परिभाषा में आता है। कानून में दो तरह के डिफेमेशन बताए गए हैं, एक स्लैंडर और दूसरा लिबेल। स्लैंडर का मतलब जब आप ओरल स्पीच देते हैं, ओरल फॉर्म में जब किसी का डिफेमेशन करते हैं तो वो स्लैंडर की परिभाषा में आता है। और परमानेंट फॉर्म में यानी रिटर्न फॉर्म में जब कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है उसको लिबेल की श्रेणी में बताया गया है। साथियों, मानहानि के लिए दो तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं, एक सिविल कोर्ट में और एक क्रिमिनल कोर्ट में। मानहानि दो तरह की प्रकृति का होता है, एक सिविल प्रकृति का और एक आपराधिक प्रवृत्ति का। जब आप सिविल प्रकृति के मानहानि का केस फाइल करेंगे तो सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 ऑफ CPC, जिसमें स्पेशल डैमेज आप क्लेम करेंगे कि स्टेटमेंट जो दिया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसको स्पेसिफिक डैमेज हुआ है। ये क्लेम आपको सिविल सूट जब फाइल करेंगे डिफेमेशन का तो आपको क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली केसेस में जैसा कि देखा गया है, कोई भी व्यक्ति जिसका डिफेमेशन होता है, जिसकी रेपुटेशन डाउन होती है, जो क्लेम करता है, वो क्रिमिनल नेचर की कार्रवाई करता है। और क्रिमिनल नेचर की कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करें सेक्शन 200 ऑफ CRPC में। जैसे ही कंप्लेंट फाइल की जाती है उसमें मजिस्ट्रेट की ये सबसे पहले ड्यूटी होती है कि वो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट फाइल की है उसको एग्जामिन करे और एग्जामिन करने के साथ साथ अगर कोई विटनेस उसके साथ में है तो उसका भी स्टेटमेंट ले। साथियों, कोई भी कोर्ट जब कोई कंप्लेंट या केस फाइल किया जाता है तो ये एक प्राइमरी ड्यूटी होती है हर कोर्ट की कि वो सबसे पहले ये चीज़ देखे कि जिसने कंप्लेंट फाइल की है क्या उसको कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है, यानी जिसको कानून की भाषा में हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई है, उसका केस फाइल करने का अधिकार है। ये सू मोटो हर कोर्ट को देखना चाहिए और देखता है। दूसरा जो एसेंशियल पार्ट है वो है जुरिस्डिक्शन, यानी उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जिस व्यक्ति ने ये केस फाइल किया है वो आता है या नहीं आता है। और
जो अपराध हुआ है डिफेमेशन का, क्या वो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में या क्षेत्राधिकार में जो उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। इन दो बातों का एग्जामिन करना हर कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम राहुल गांधी के केस को इससे जोड़कर देखें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है क्या उस व्यक्ति की रेपुटेशन डाउन हुई है, क्योंकि डिफेमेशन के केस में ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है कि जिसका डिफेमेशन किया गया है वही व्यक्ति कोर्ट में आकर के कंप्लेंट फाइल करे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति केस फाइल करता है तो उसका लोकस स्टैंडाई नहीं है और कोर्ट इन दो आधारों पर यानी लोकस स्टैंडाई और जुरिस्डिक्शन इन आधारों पर ही केस को प्राइमरी स्टेज पर खारिज कर देगी। क्योंकि कोर्ट के लिए ये जानना जरूरी है कि जिस केस की वो सुनवाई कर रहा है उस केस को वो सुन भी सकता है या नहीं सुन सकता है। अगर वो नहीं सुन सकता है तो या तो ट्रांसफ़र करेगा या खारिज कर देगा। अब इसके साथ साथ जैसा कि राहुल गांधी के केस में हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ कोलार में और उसकी कंप्लेंट फाइल की गई सूरत में जो कि गुजरात में है। अगर इसको हम डिफेमेशन के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके हिसाब से देखें तो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो कोर्ट ने डिसाइड नहीं किए हैं। इसलिए मेरे विचार से कोर्ट को सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए था कि जिसने केस फाइल किया है, जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया है, उसको केस फाइल करने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात, जहां ये केस फाइल हुआ है वहां पर ये अपराध घटित नहीं हुआ है, ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। इंसिडेंट कोलार में हुआ और केस फाइल किया गया सूरत में। तो ऐसी सूरत में, दोनों ही सूरत में केस खारिज किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों इतने एसेंशियल पॉइंट हैं जिनको डिसाइड किए बिना कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करता है। इसके साथ साथ साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक 1972 का जजमेंट है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, सबसे पहले मजिस्ट्रेट इस बात को देखेगा कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट फाइल की है क्या वो एग्रीव्ड पर्सन है, क्या उसकी रेपुटेशन डाउन हुई है, क्या उसका डिफेमेशन हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो केस को आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बिंदु जो राहुल गांधी के केस से मिलता जुलता है, ये डिसाइड किया है कि अगर किसी ग्रुप के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो पर्टिकुलर ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं होगा। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया गया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बेईमान होते हैं, तो कोई भी डॉक्टर उस ग्रुप का आकर के अगर केस फाइल करता है कि हमारी रेपुटेशन डाउन हुई है और हमारा डिफेमेशन किया गया है, तो जब तक वो ये साबित नहीं कर देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में कही गई है, तब तक डिफेमेशन का केस लाई नहीं करता है और केस इसी आधार पर खारिज हो जाएगा। तो साथियों, ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो अगर कोई भी केस डिसाइड किया जाता है डिफेमेशन का, उसमें कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए और इन पॉइंट्स के आधार पर डिफेमेशन का केस डिसाइड किया जाना चाहिए। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट्स हमें प्रेषित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन मैं आपको भेजता हूँ वो आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने सुझाव, अपने कमेंट भेजते रहें। धन्यवाद।